पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शू सैनशी और जी जुएचन के बीच फ्रेंडली फाइट चल रही थी। अब आगे देखेंगे कि ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ती है। जजमेंट सोर्ड ने मौके का फायदा उठाते हुए आसमान से गिरकर सीधे शू सैनशी की ओर हमला किया। ये बेहद डरावना था क्योंकि इसमें पूरी ताकत झोंक दी गई थी। गोल्डन श्वानवू को डार्कनेस की शक्ति ने काला कर दिया था। जब जजमेंट सोर्ड गोल्डन लाइट की एक किरण बनकर आसमान से नीचे उतरी, डार्कनेस की शक्ति ने गरजना शुरू कर दिया। लाइट और डार्क की टक्कर कभी शांत नहीं हो सकती। जो शक्ति उभर रही थी वह किसी को भी डराने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ तक कि जैंग ननान भी टेंस हो गई और अनजाने में कुछ कदम आगे बढ़ गई। उनकी करंट लेवल्स को देखते हुए वे अपनी पूरी शक्ति रोक नहीं सकते थे। जैंग ननन को यकीन नहीं था कि शुसेंशी जजमेंट सोर्ड को रोक पाएगा। मिस्टीरियस अंडरवर्ल्ड डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल न कर पाने पर शुसेंशी सिर्फ अपनी डिफेंसिव स्ट्रेंथ पर निर्भर कर सकता था। क्या वह इसे रोक पाएगा? गोल्ड और ब्लैक टकराने ही वाले थे, लेकिन उसी समय कुछ अजीब हुआ। जब ह्यूज गोल्डन सोर्ड ब्लैक से टकराया तो ब्लैक कुछ समय के लिए इल्यूजन जैसा दिखाई दिया। इसके बाद ह्यूज गोल्डन सोर्ड की लाइट की ऑरा ने डार्कनेस की शक्ति से मिलकर एक धमाके में एक्सप्लोड कर दिया। भारी धमाका हुआ। जजमेंट सोर्ड ने स्वानवू डोमेन के केंद्र में अपनी महान शक्ति छोड़ी। सोर्ड भी थोड़ा प्रभावित हुआ और एक्सप्लोजन के केंद्र में हिल गया। लेकिन लाइट की प्रोटेक्शन के कारण इसे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिर भी जीजुएचन की सोल पावर लगभग पूरी तरह ड्रेन हो गई थी। सब लोग सुसैनशी के लिए चिंतित थे, लेकिन उन्होंने देखा कि हियंगू डोमेन के किनारे पर धीरे-धीरे गोल्ड की एक ट्रेस उभर रही थी। शुरुआत में यह बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन जल्द ही ये गोल्डन लाइट चमकने लगी। क्या ये गोल्डन श्वानवू नहीं था? श्वानवू डोमेन अगले ही पल गायब हो गया, लेकिन गोल्डन श्वानवू तुरंत किनारे पर सरफेस्ड हो गया। इसके बाद गोल्डन श्वानवू से अचानक तेज गोल्डन लाइट रिलीज हुई। जो रेड स्नेक हमेशा गोल्डन श्वानवू के शरीर से जुड़ा रहता था, वह रेड लाइट की एक किरण बन गया और गोल्डन श्वानवू में फ्यूज हो गया। तुरंत एक फियर्स ब्लड रेड ऑरा फैल गई। ये शू सनशी का मार्शल सोल ट्रू बॉडी था। टर्टल गॉड स्ट्राइक। गोल्डन श्वानवू एक विशाल ग्लोइंग बॉल की तरह था जो उस ह्यूज सोर्ड की ओर बढ़ा था, जिसे पिछले अटैक में सोल पावर से बहुत कमजोर किया गया था। जचिन कर सकता था बस अपनी सोर्ड को सही दिशा में पॉइंट करना और पूरी कोशिश से सोल पावर समन करना। आह! जिंगजियान ने चिल्लाया। सभी जान गए कि चाहे जचिन कुछ भी करे, वह शूसेंशी के अटैक को रोक नहीं पाएगा। गोल्ड लाइट चमकी और सोर्ड पूरी तरह सुरक्षित रही। टर्टल गॉड स्ट्राइक अचानक 3 मीटर की दूरी पर सोर्ड के पास जमीन पर गिरा। ग्राउंड हिला और हुओयुहाओ के पास की छोटी नदी में हल्की लहरें उठीं। अचानक नदी से पानी की जेट्स ऊपर उठीं और बॉनफायर से स्पार्क्स उड़ने लगे। फिश सूप का पॉट और उसमें की फिश भी हवा में उछल गई। खुशकिस्मती से हुओयुहाओ की प्रतिक्रिया तेज थी। उसने अपने राइट हैंड से बॉइलिंग मेटल पॉट पकड़ा और अपनी गति से सुनिश्चित किया कि कोई सूप या फिश जमीन पर न गिरे। दूसरे मेटल पॉट में मैरिनेटेड फिश भी हवा में उछले, लेकिन उसमें पानी नहीं था, उसे केवल फिश पकड़नी थी। नैन्चू चिंगजियान की तरफ देखकर थोड़ी अम्यूज लग रही थी। उसने कहा, सच में अपने आदमी के लिए दर्द महसूस करना पड़ता है। जिंगजियान का चेहरा लाल हो गया और वह हंसी। सिस्टर चूचू, तुम्हें भी किसी ऐसे आदमी को ढूंढना चाहिए जो तुम्हें दर्द दे। नान चुक्यू ने टंग स्टिक की और हुयुहाओ की मदद के लिए साइड चली गई। सोर्ड जमीन पर गिरने के बाद वापस जीजुएचन में बदल गया। वह थोड़े फेल लग रहे थे लेकिन फर्मली खड़े थे। उन्होंने पीछे मुड़कर गोल्डन श्वानवू की ओर देखा। जीजुएचन जब से टांग सेक्ट आया, वह हमेशा सुसेंशी से स्पार करने की कोशिश करता रहा। सुसेंशी एक डिफेंस टाइप सोल मास्टर थे, इसलिए वह लड़ाई में ज्यादा टिक सकते थे। लेकिन फिर भी शुसेंशी और जीचन के कल्टीवेशन में गैप था। जीचन की सोर्ड बहुत शार्प थी, शुसेंशी हमेशा हार जाता था। कई बार हारने के बाद वह जीचन से बचने लगा। आज चीजें आखिरकार उसके फेवर में गईं। सुसेंशी ने गोल्डन टॉर्टोइस के साथ फ्यूजन करके जीजुएचन को हरा दिया। हाउ डिड यू मैनेज टू गेट अपनी भौहें थोड़ा छराई? वह अभी भी उनकी आखिरी टक्कर के बारे में सोच रहे थे। अगर कोई और सोल मास्टर होता, जचिन तुरंत फ्राउंड होते, लेकिन टैंगसेट के सभी भाई की तरह थे। सुसेंशी हमेशा जचिन से छुपता रहा, लेकिन उसकी फोकस की बहुत प्रशंसा करता था। गोल्डन टॉर्टोइस एक 100,000 ईयर सोल बीस्ट है और उसने मुझे ट्रंक बोन दिया। अर्लियर मैंने इसके दो सोल स्किल्स में से एक गोल्डन टोरटोइस मोल्टिंग का इस्तेमाल किया। इस स्किल से मैं अपने श्वानवू डोमेन में किसी भी स्पॉट पर टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। ये इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन से बहुत इफेक्टिव है, लेकिन हर बार इसका इस्तेमाल करने में मेरी एक थर्ड सोल पावर खर्च होती है। मैं इसे यूज करके बहुत ड्रेन हो गया। ओह! जिजेशन ने स्वीकार किया और रिवर की तरफ चल पड़े। सुसेंची थोड़े डिप्रेस्ड हुए। हे, क्या तुम मुझे स्ट्रांग कहकर नहीं प्रेज कर सकते?
जचन ने सिर घुमाकर कहा, हम फिर से फाइट करके तय करेंगे कि तुम स्ट्रांग हो या नहीं। आई डिगिंग माई ओन ग्रेव? सुसंशी ने जचन को देखा और स्पीचलेस रह गए। वे दोनों रिवर के किनारे लौट आए और जंगनानंद सबसे पहले दौड़ी। उसने सुसंशी के कान खींचे। क्यों दिखावा कर रहे हो? तुमने जमीन हिला दी। क्या तुम्हारे पास इतनी एनर्जी बची थी कि यूज करने के लिए जगह नहीं थी? देखो जगह कितनी हिली, बाद में मत खाना, भूख मरो, शायद तुम अपनी पूरी एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। सुसंशी ने कॉफ किया। इट वॉजेंट इंटेंशनल। होयुहाओ ने हंसी। मैं फोर्थ सीनियर की राय से सहमत हूँ। थर्ड सीनियर, तुम्हें भूखा होना चाहिए। बॉनफायर मेस हो गया था और फिर से असेंबल करना था। फिश सूप की पॉट जो ऑलमोस्ट तैयार थी, उसे फिर से बॉयल करना पड़ा। सुसंशी ने थोड़ी स्माइल लगाया। डोंट, मैंने अपने लिटिल जूनियर के कुकिंग का इंतजार किया। कैसे टेस्ट न करूं? कम, एवरीवन मूव अवे। मैं छोर्स करूंगा। वह जल्दी से लीप करके हुआ युहाओ की मदद करने लगे। टांगुतोंग रिवर के किनारे खड़ी थी और सबको हंसते खेलते देख रही थी। वह थोड़ी डेज थी लेकिन उसे यह एटमॉस्फेयर पसंद आया। बॉनफायर जल्द ही रीअसेंबल्ड हो गया और फिश सूप फिर से कुक हो रही थी। सुसंशी ने फिश सूप देखभाल करने की ऑफर दी। ग्रिल्ड फिश ऑलमोस्ट कंप्लीटली मैरिनेटेड थे। वो युहाओ ने घी द्वारा वॉश किए गए ब्रांचेस बॉनफायर पर स्टैक किए और फिश ग्रिल करना शुरू किया, साथ में ड्राई रेशंस भी हीट किए। सब बहुत यंग थे, इसलिए लेडीज को प्रायोरिटी दी गई। ग्रिल्ड फिश की फ्रेग्रेंस हवा में फैल गई। कौन पहले खाए? ये बहस का विषय बन गया। वे सभी सर्कल में मैन हंसी। ग्रिल्ड फिश की स्मेल बहुत अच्छी है। कौन पहले खाएगा? एक समय में केवल एक फिश ग्रिल की जा सकती थी। होयुहाओ ने क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक से ज़्यादा फिश नहीं ग्रिल किया। हंसी। यंगेस्ट पहले खाए। एज के हिसाब से मैं ओल्डेस्ट हूँ, मैं लास्ट जाऊंगी। ठीक है, मैं 20 ईयर्स 4 मंथ्स हूँ, बाकी। उसने टांगुतोंग ये गाय ननचुचू की तरफ देखा। ये गाय थोड़ी डिप्रेस्ड, मैं ऑलरेडी 22 हूँ। ननचुचू की आंखें चमकी। मैं 2 ईयर्स 3 मंथ्स हूँ। हाहा, सिस्टर ननन मैं तुमसे छोटी हूँ। जंग ननन ने हंसते हुए टांगुतोंग से पूछा, वुतोंग तुम? टांगुतोंग थोड़ी स्टन्ड। सब पहले खा सकते हैं। मैं वह कहना चाह रही थी कि मैं टैंग सेक्ट से नहीं हूँ और कुछ ड्राई रेशन से ठीक हूँ। लेकिन ग्रिल्ड फिश की फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रांग थी। वह अपनी भूख कंट्रोल नहीं कर सकी। जंगनन हंसी। नो, यंगेस्ट पहले खाए। वुतोंग, तुम्हारी एज क्या है? मैं मैं 28 ईयर्स हूँ। हाँ, वह 28 साल की थी। होयुहाओ से थोड़ी छोटी। नंचुकी डिप्रेस्ड। तुम इतनी छोटी हो, इतनी जल्दी कैसे डेवलप हुई? तो तुमका चेहरा लाल। उसने सोचा, टंग सेक्ट के लोग हूलिगन्स जैसे हैं। नचिको और ये गाय ने हमेशा वियर्ड एक्सप्रेशन दिया जिससे वह अनकंफर्टेबल हुई। मैंने फिश ग्रिल कर दी है। कौन पहले खाएगा? जंगनन ने स्लाइटली शाय टंगुटोंग को देखा। वह ब्लश कर रही थी। होयुहाओ की तरफ देखने पर वह डेज लग रही थी। टंगुटोंग उठी और होयुहाओ की तरफ चली, हाथ एक्सटेंड किया। होयुहाओ ने उसे ग्रिल्ड फिश और बेक्ड बन दिया। फ्रेग्रेंट। ग्रिल्ड फिश से फ्रेश स्मेल और बेक्ड बन से हीटेड सेसमी की अरोमा आई। दोनों टेम्पटिंग थे। थैंक यू ने होयुहाओ को नॉड किया और फिर अपनी जगह चली और खाने लगी। सबने उसे देखा। टांगुतोंग ने सबसे पहले छोटे से बेक्ड बन का एक काटा लिया। जैसे ही उसने बन में काटा लगाया, क्रिस्पी बन से हल्की क्रैकिंग की आवाज आई। बन की खुशबू, टूटते क्रम्स और इसके गर्म होने के कारण उसकी नाक और जीभ तुरंत खुश हो गई। टांगुतोंग ने अपना छोटा मुंह थोड़ा खोला और अनायास कहा, ओह, ये तो बहुत खुशबूदार है। वास्तव में यह अब तक का उसका सबसे अच्छा खाया गया बेक्ड बन था। बन उसके मुंह में थोड़ी ठंडी हुई और उसने इसे 3 काटों में खा लिया। यह गर्म और सुगंधित था और उसे अत्यंत संतोष हुआ। इसके बाद उसने ग्रिल्ड फिश का एक काटा लिया। फिश की क्रिस्पी स्किन थोड़ी सॉल्टी थी, जो उसकी नेचुरल फ्रेशनेस के साथ बहुत अच्छी लग रही थी। जैसे ही उसने स्किन में काटा लगाया, फिश का जूस उसके मुंह में फैल गया, साथ ही मीट का स्वाद भी। ये ताज़ा स्वाद टंगवू तोंग की आंखों को तो चमकदार बना दिया। डिलिशियस! ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। ये इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? बेशक टंगवू तोंग को ये पता नहीं था कि होयुहाओ ने इस ग्रिल्ड फिश और बेक्ड बन के लिए कितना प्रयास किया था। होयुहाओ ने पहले ही सुना था जब जंग ननन ने इन्हें ऑर्डर किया था। यदि वांग डोंगर पहले खा रही थी, तो उसने और भी ज़्यादा मेहनत की थी। फिश और बेक बन का स्वाद बेहतरीन बनाने के लिए हुयुहाओ ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को टोटलिटी स्टेट में लगाया और दोनों के इंटरनल स्ट्रक्चर को पूरी तरह समझा। फिश ग्रिल और बन बेक करते समय उसकी कंट्रोल इतनी प्रिसाइज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सोल टूल बना रहा हो। हालांकि टंग वुतोंग ने उसकी तारीफ करना बंद कर दिया था, लेकिन उसकी लगातार च्यूइंग और स्वॉलोइंग की गति बाकी लड़कियों के लिए अत्यंत टेम्पटिंग थी। हुयुहाओ ने जल्दी करना शुरू किया।
उसने जल्दी से फिश ग्रिल किए और बन्स बेक किए और सबको परोसा। बहुत जल्द सभी ने सर्कल बनाकर अपना भोजन आनंदपूर्वक शुरू किया। जिसने पहले परेशानियां पैदा की थीं, वह स्वाभाविक रूप से आखिरी में खाने वाला था। ये गाय फायर के पास एक और बैठी और अपनी तीसरी ग्रिल्ड फिश का आनंद ले रही थी। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत इंडिफरेंट था, लेकिन करीब से देखने पर उसकी आंखों में हल्की सैडनेस दिखाई दे रही थी। शायद ये हुआयुहाओ की अटेंटिवनेस और यर्निंग के कारण था, लेकिन ये गई ग्रिल्ड फिश खाते समय उस प्यार को महसूस कर सकती थी। हालांकि ये प्यार कभी भी उसके लिए नहीं था और न कभी होगा। नानचूचू बहुत सीधा था। हालांकि वह ये गाय जितनी सेंसिटिव नहीं थी, फिर भी वह चुपचाप ये गाय से फुसफुसा रही थी। मैंने कभी नहीं देखा कि उसने पहले हमारे लिए कुकिंग में इतनी मेहनत की हो। लेकिन ये फेलो के क्यूलिनरी स्किल्स तो बहुत अच्छे हैं। अगर वह सोल मास्टर नहीं बन पाया, तो भी शेफ के रूप में अच्छा करेगा। जिंगनन च्यूक्यू के दूसरी तरफ बैठी थी। उसने ये सुनकर हंसी और कहा, तुम वास्तव में श्रेक एकेडमी के फ्यूचर होप और स्पिरिट पैगोडा के फाउंडर को किसी और के लिए शेफ बनने की डिमांड कर रही हो। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुमने ऐसा सोचा। होयुहाओ ने बाकी फ्यू फिश ग्रिल करने के बाद पास आकर हंसा। शेफ होना अच्छा है। जब मैं कुक करता हूँ, मुझे इनर पीस मिलता है, जो बहुत रेयर है। भविष्य में जब मैं अपने काम पूरे कर लूँगा, तो मैं एक पीसफुल और ब्यूटीफुल जगह ढूंढकर अपना रेस्टोरेंट खोलूँगा। मैं वहाँ सिंपल फार्मिंग लाइफ जीना चाहता हूँ, उस व्यक्ति के साथ जिससे मैं प्यार करता हूँ। रेस्टोरेंट के पीछे एक प्लॉट होगा क्रॉप्स के लिए, मैं कुछ लाइवस्टॉक भी पाला करूँगा। आप सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बोलते-बोलते उसने देखा कि सबका एक्सप्रेशन बहुत वियर्ड था। सी गॉड्स पवेलियन का एक मेंबर सच में रेस्टोरेंट खोलने की सोच रहा था। इसी समय जिजुएचिन ने अचानक कहा, यह सुनने में काफी अच्छा लगता है। होयुहाओ हंसा। ब्रदर जी, क्या हम इसे साथ में करें? जिजुएचिन ने सिर शेक किया। नोप। सुसनशी बहुत एंग्शियस दिखाई दिए और होयुहाओ से कहा, लिटिल जूनियर, एल्डर श्वान के सामने ऐसा मत कहो, वरना वह पूरी ताकत से लड़ेंगे। वह अभी भी चाहते हैं कि तुम सी गॉड्स पवेलियन के फ्यूचर मास्टर बनो। होयुहाओ अचानक ग्रिम हो गए। उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज थीं जिन्हें वह अवॉइड नहीं कर सकता था। उसका फिश सूप लगभग तैयार था। होयाओ ने सीजनिंग डालकर सभी के लिए सूप स्कूप्ड। वह टांग वूटोंग के पास बैठ बैठ गया। स्वाभाविक रूप से सभी ने यह सीट उसे दे दी। चूंकि टांग वूटोंग पहले खा रही थी, उसने काफी खाया। 4 ग्रिल्ड फिश और 2 बेक्ड बन्स। अभी उसके हाथ में आधा बेक बन था। ओह, मैं इतनी फुल हूं, अब मूव भी नहीं कर सकती। टांग वूटोंग बहुत कंटेंट दिखाई दे रही थी जब उसे हुआयुहाओ ने सूप का बोल दिया। मैं तुम्हारा बेक्ड बन खा सकती हूँ। हुआयुहाओ ने धीरे से फुसफुसाया। अंगुतोंग अचानक सतर्क हुई और ग्लेयर करते हुए सिर ट्विस्ट किया। मुझे एडवांटेज लेने की भी सोच मत करना। मैं फुल होने के बाद भी इसे खत्म करूंगी। ओया मुस्कुराया और कहा, वेस्ट मत करो। क्यों ना मैं तुम्हें एक बन की एक कहानी सुनाऊं, फिर तुम डिसाइड करो कि मुझे इसे तुम्हारे लिए खत्म करना चाहिए या नहीं। एक बन की कहानी? टंगुतोंग ने डाउटफुल होकर देखा। एक बार एक 5 साल का बच्चा था। वह बहुत कमजोर था। उसके पास सिर्फ उसकी माँ थी। उसकी माँ अपनी पेजेंट इनकम से उसे पाला। सर्वाइवल के लिए माँ सर्दी में भी बाहर कपड़े धोती। उसके हाथ जख्मी थे। माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। हमेशा कहती थी कि वह उसका अकेला बेटा है। एक दिन रात हो चुकी थी, लेकिन माँ बहुत एक्साइटेड थी। उसे दिन भर के काम के बाद एक बेक्ड बन मिला था, जो किचन में फ्रेशली बेक्ड और पाइपिंग हॉट और फ्रेग्रेंट था। उसने सोचा कि अब वह अपने बेटे के लिए कुछ फ्रेश खिला सकती है और बहुत खुश हुई। बन को ठंडा होने से बचाने के लिए उसने अपने शरीर को बन के चारों ओर लपेट लिया। जब उसने आखिरकार बेटे के लिए बन निकाला, उसका चेस्ट लाल हो गया। बच्चा बहुत छोटा और इनोसेंट था। उसने सिर्फ पाइपिंग हॉट बन को जल्दी से खा लिया। यह बहुत फ्रेग्रेंट और टेस्टी था। तंगुतोंग दंग रह गई और हुयुहाओ की ओर देखती हुई बोली, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? मैं तो अपना खाना एंजॉय कर रही थी और तुमने मुझे अनकंफर्टेबल कर दिया। हुयुहाओ ने हल्की मुस्कान दी। क्योंकि वह बच्चा मैं था। इसे ऐसा मानो कि मुझे बेक्ड बन्स का ऑब्सेशन है। टांगुतोंग आश्चर्यचकित हुई और तुरंत हुयुहाओ की ओर मुड़ी। उसने देखा कि वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में थोड़ी बिटरनेस भी थी। उसकी आंखों में इथेरियल लुक था। लो। टांगुतोंग ने बेक्ड बन हुयुहाओ को दी। हुयुहाओ ने बन लिया और मुस्कुराया। वह अपने फोकस में लौट आया। ताओतोंग ने अचानक गंभीर होकर कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने मुझे यह कहानी पहले भी सुनाई थी? क्या? हुयुहाओ अभी शॉक्ड था। वह थोड़े स्टन्ड थे, डिसबिलीफ उसकी आंखों में थी। तुमने ये कहानी पहले सुनी थी? ये बेक्ड बन की कहानी ने दूसरी बार सुना रही थी। पहली बार वह वंगशुर को सुनाई थी।
वांग डोंगर ने भी कहीं नहीं सुनी थी। ये कैसे पॉसिबल था? वांगशर ने ऑलरेडी सैक्रिफाइस कर दी थी। साथ ही टांगुतोंग की ओरा और टच वांग डोंगर के समान थी। हो युहाओ थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ और टांगुतोंग की तरफ डेज्ड होकर देखा। क्या तुम इसे खाओगी? ट्यों का चेहरा हल्का लाल हुआ। ठीक है, मैं खाऊंगा। जल्दी से रीओरिएंटेड और बेक्ड बन का काटा लिया। अब ये ज़्यादा हॉट नहीं थी, फिर भी क्रिस्पी थी। युहाओ को अंदर से गर्मी महसूस हुई, हालांकि वह थोड़े अनसेटल्ड थे। टांग वुटोंग ने अपना सूप पीना शुरू किया और उसे एंटरटेन करना बंद कर दिया। वह भी कंफ्यूज थी। डिनर के दौरान सभी ने अच्छा रेस्ट किया। आसमान अंधकार में था, फिर भी वे सभी एनर्जाइज थे और मिंगडो माउंटेन रेंज की तरफ चल पड़े। हालांकि वे पैदल थे, फिर भी केवल 2 घंटे में फ्रंट लाइन्स के पास पहुंच गए। होयो को नेचुरली पता था कि व्हाइट टाइगर ड्यूक कहाँ स्टेशन है। जब वे मिलिट्री बेस से लगभग 15 किलोमीटर दूर थे, तो उसने पेस स्लो कर दिया ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स न हो। आठों धीरे धीरे आगे बढ़े। होयुहा और शुसानशी आगे, जीजुचेन पीछे, 5 लेडीज के बीच। होयुहा ने स्पिरिचुअल डिटेक्शन अनलीश किया और सराउंडिंग स्पेस को अपनी स्पिरिचुअल पावर से क्विकली कवर किया। थोड़ी देर बाद हुईहाओ रुके और अनाउंस किया, वे यहाँ हैं। उनसे दूर नहीं, कुछ फिगर्स तेजी से दिखाई दिए। अंधकार में भी ये इजी था, क्योंकि उनकी सोल रिंग्स बहुत ब्राइटली चमक रही थीं। ये सोल मास्टर्स बहुत तेज थे। वे तेजी से 8 इंट्रूडर्स के सामने पहुंचे और उन्हें आधा घेर लिया। उनमें 10 लोग थे। ये सोल इंजीनियर लीजन्स के स्मॉल टीम की स्ट्रक्चर थी। इस स्मॉल टीम में एक ऑफिसर था जिसकी 5 शाइनिंग सोल रिंग्स थीं, बाकी की सिर्फ 3 सोल रिंग्स थीं। सोल इंजीनियर लीजन्स में स्मॉल टीम्स अलग अलग प्रकार की होती हैं। ऑफिसर्स के अलावा बाकी मेंबर्स के कल्टिवेशन लेवल्स सिमिलर होते हैं। ये मिशंस कैरी आउट करने में यूनिटी बढ़ाने के लिए होता है। इस स्मॉल टीम का लीडर एक सोल किंग था। इस स्मॉल टीम की ओवरऑल फाइटिंग स्ट्रेंथ लगभग 500 ऑर्डिनरी सोल्जर्स के बराबर थी, केवल सोल मास्टर्स के साथ। यदि उनके पास सोल टूल्स हों, फाइटिंग स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा होती। तुम लोग कौन हो? आगे एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री जोन है। आईडी दिखाओ। सोल किंग ऑफिसर लगभग 36 साल के थे और मैच्योर और स्टेडी लग रहे थे। उन्होंने तुरंत हुआ युहाओ और बाकी पर अपनी मांग रखी। युवा होने के बावजूद सोल किंग ने गार्ड नहीं छोड़ा। रात का समय था और वे फ्रंट लाइन्स के पास थे। इतने युवा लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। कौन नहीं जानता कि नॉर्थ वेस्टर्न एंड में थोड़ी टेंशन है? हुआयुहाओ ने हल्की मुस्कान दी और रिप्लाई किया, सर, हम श्रेक एकेडमी से हैं। हमारी एकेडमी ने हमें नॉर्थ वेस्टर्न फील्ड आर्मी रीइंफोर्स करने का आदेश दिया। श्रेक एकेडमी की रेप्यूटेशन बहुत ही प्रेस्टिजियस थी। ये सुनकर मिडिल एज्ड सोल किंग और उनके नीचे के सोल मास्टर्स सभी प्रभावित हो गए। श्रेक एकेडमी सोल मास्टर्स के लिए एक पवित्र स्थल था। कई युवा सोल मास्टर्स का सपना था कि उन्हें श्रेक एकेडमी में शिक्षा मिले। तुम श्रेक एकेडमी से हो? क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? सोल किंग का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्टन हो गया। वह कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन बाकी सोल मास्टर्स ने अभी तक कदम नहीं बढ़ाए और वे उन्हें घेरते रहे। वे बहुत वेल ट्रेन्ड थे और हुयुहाओ की बातों से आसानी से प्रभावित नहीं होने वाले थे। हुयुहाओ ने सिर हिलाया और एल्डर श्वान द्वारा दिया गया पत्र निकाला। उसने कहा, यह पत्र सी गॉड्स पवेलियन के मास्टर एल्डर श्वान द्वारा व्हाइट टाइगर ड्यूक को लिखा गया है। क्या आप हमें व्हाइट टाइगर ड्यूक से मिलने ले जा सकते हैं? और हाँ, मैं व्हाइट टाइगर ड्यूक के बेटे डायुए हेंग का भी क्लासमेट हूँ। वह भी मेरी पहचान वेरीफाई कर सकता है। हुयुहाओ ने पत्र को पास नहीं किया। एक सोल किंग जो क्षेत्र की पेट्रोलिंग के लिए जिम्मेदार था, उसके पास यह अधिकार नहीं था कि वह पत्र पढ़ सके। सोल किंग ने थोड़ी देर हेजिटेशन के बाद कहा, ठीक है, तो मेरे पीछे चलो। और वह तेजी से मुड़ गया। हुयुहाओ ने जेस्चर किया और अपनी टीम के साथ आगे बढ़ा। स्मॉल टीम के बाकी 9 सोल मास्टर्स रास्ता खोलने के लिए अलग हो गए। केवल तभी जब वे सभी गुजर गए, ये सोल मास्टर्स पीछे मुड़े और उनके मूवमेंट्स को ध्यान से देखने लगे। सोल किंग केवल तभी चलना शुरू किया जब होयुहा उसके पास आ गया। उसे आठों को बेस तक लाने में कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं था। फ्रंट लाइन कैंप में हजारों सोल मास्टर्स तैनात थे और वे सभी बहुत मजबूत थे। ये 8 लोग उन्हें कैसे प्रभावित कर सकते थे? इसके अलावा इन युवाओं को व्हाइट टाइगर ड्यूक तक पहुंचने से पहले कई ऑब्स्टिकल्स पार करने थे। दूर से उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न फील्ड आर्मी देखा। दृश्य बहुत ही मैजेस्टिक था। जब वे कैंप के एंट्रेंस पर पहुंचे, सैनिक तुरंत उन्हें लेने आए। स्मॉल टीम के लीडर ने उनकी पहचान वेरीफाई की, फिर सोल्जर अपने पोस्ट पर लौट गया। 1 मिनट रुको, मैं इस मामले की रिपोर्ट करने जाऊंगा। बाद में कुछ लोग आएंगे जो आप सभी को लाएंगे। यह पत्र, होयुहाव ने कहा, माफ करें, लेकिन मुझे यह पत्र व्हाइट टाइगर ड्यूक को पर्सनली देना होगा। नहीं तो आप सीनियर डाई यूहेंग से कह सकते हैं कि वह इसे अपने पिता तक पहुंचाएं। ठीक है, तो कृपया प्रतीक्षा करें।
सोल किंग ने और बाधाएं नहीं डाली और अपने टीम मेंबर्स को वेट करने का निर्देश दिया। फिर वह जल्दी कैंप के अंदर गया। हालांकि उसने नहीं सोचा कि हो युहा और बाकी कुछ कर पाएंगे। फिर भी फिर भी श्रेक एकेडमी के मामले में वह डिले करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसे तुरंत टॉप ब्रास को रिपोर्ट करना था, बहुत जल्दी। कैंप से 10 से अधिक लोग बाहर आए। हो युहाओ केवल उस व्यक्ति को जानता था जो इस ग्रुप का लीडर था। वह व्यक्ति डायुहेंग नहीं था, बल्कि स्टारलू एम्पायर की प्रिंसेस शुजुजू थी। प्रिंसेस जुजू खुद उन्हें लेने आई थी। ये थोड़ा अनयूजुअल था। यद्यपि वह मुख्य निर्णयकर्ता नहीं थी, फिर भी वह इंपीरियल फैमिली की सदस्य थी और स्टारलू एम्पायर में असली शक्ति रखती थी। प्रिंसेस जुजू ने हुआयुहाओ को देखते ही चौंक गई और थोड़ी हैरान भी हुई। शुरुआत में सोल किंग ने नहीं सोचा था कि ये युवा सोल मास्टर्स कुछ कर पाएंगे, लेकिन प्रिंसेस जुजू की राय अलग थी। उसने हुआयुहाओ द्वारा पहले किए गए चमत्कारों को देखा था। इसके अलावा स्पिरिट पगोडा की उपस्थिति के बाद हुआयुहाओ की रेपुटेशन काफ़ी बड़ी थी। बहुत कम लोगों ने उसे पर्सनली देखा था, लेकिन कई लोग उसके नाम से परिचित थे। डोलुओ कॉन्टिनेंट के रिसोर्सफुल और अवेयर सोल मास्टर्स के लिए उसका अस्तित्व जाना पहचाना था। शिजुजू के पीछे भी सोल मास्टर्स थे। दो एल्डर्स थे, जिनमें से एक बिग डिपर डोलुओ था। दूसरा एल्डर भी एक टाइटल डोलुओ था। सुजुजू इन पिछले कुछ दिनों में बहुत रिक्लूसिव थी। उसकी गलती से कई हाई टियर सोल मास्टर्स की मृत्यु हुई थी, इसलिए उसने सभी अथॉरिटी व्हाइट टाइगर ड्यूक को दे दी थी। चाहे वह खुद हो या वर्तमान स्टारलू एम्पायर का एम्परर, वे व्हाइट टाइगर ड्यूक पर बहुत भरोसा करते थे। वे जानते थे कि डाई हाओ महान अथॉरिटी मिलने के बाद भी एम्पायर के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। हालांकि कौन मेरिट्स कमाना नहीं चाहता। शिजुजू के पास पावर की गहरी इच्छा थी। यही वजह थी कि वह सोल इंजीनियर लीजन को कंट्रोल करना चाहती थी। लेकिन वास्तविकता ने साबित किया कि वह बैटलफील्ड पर इनएक्सपीरियंस थी। बड़े लॉसेस ने उसे खुद पर डाउट करने पर मजबूर किया और उसने सभी पावर व्हाइट टाइगर ड्यू को दे दी। पिछले कुछ दिनों से वह बहुत रिक्लूसिव रही थी। उसने हार्डली कोई सजेशंस दिया, फिर भी सभी मीटिंग्स में भाग लिया। उसकी आज की उपस्थिति केवल कोइंसिडेंस थी। स्मॉल टीम के ऑफिसर जिनसे होयुहाओ और बाकी मिले थे, शुजोजू के कमांड में थे। उसे तुरंत श्रेक एकेडमी के लोगों की अराइवल की सूचना मिली, क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी थी। उसने श्रेक एकेडमी शब्द सुनकर खुशी जताई। यद्यपि केवल कुछ युवा लोग थे, यह उसे प्रभावित नहीं करता था। पिछले कुछ वर्षों में स्टार लू एम्पायर ने श्रेक एकेडमी के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की थी, ताकि क्रिटिकल समय में एकेडमी का सपोर्ट मिल सके। श्रेक एकेडमी के युवा पहुंचे, इसका मतलब यह था कि एक्सपीरियंस्ड और स्ट्रॉन्गर लोग भी आने वाले थे। इसके अलावा श्रेक एकेडमी के युवा सोल मास्टर्स बाहर के अन्य युवा सोल मास्टर्स से अलग थे। श्रेक एकेडमी में कई टैलेंट्स थे। उदाहरण के लिए जांग लेक्सवन सिर्फ 30 के आसपास की उम्र में थी, लेकिन वह पहले ही टाइटल्ड डोलुओ बनने के कगार पर थी। सुजुजू स्टार लू एम्पायर के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करती थी और उसे यह पता था कि पिछले कुछ वर्षों में श्रेक एकेडमी ने सोल टूल्स में कितने रिसोर्सेज लगाए थे। रीइंफोर्समेंट्स के आने से उन्हें मैसिव मदद मिलेगी, भले ही ये सिचुएशन को पूरी तरह बदलने के लिए पर्याप्त ना हो। इसलिए उसने डिले करने की हिम्मत नहीं की और खुद उन्हें वेलकम करने आई। उसने श्रेक एकेडमी की युवा जनरेशन की टैलेंट्स देखी थी। इसके अलावा उसने दो टाइटल डोलुओ भी साथ लाए थे। यदि कोई बदलाव आया तो वे उसे संभालने के लिए वेल इक्विप्ड थे। जब इन दो टाइटल डोलू और बाकी स्टारलू एम्पायर के सोल मास्टर्स, जिनके पास कम से कम 7 रिंग्स थे, ने सुजुजू को तेजी से आते देखा, तो वे सभी अस्टॉनिश थे। वे सोच रहे थे, ये सभी श्रेक एकेडमी से हैं और फिर भी ये सभी केवल युवा हैं। हर हाइनेस, हो यू हाउ, ये वास्तव में तुम हो। सुजुजू के शब्दों ने स्टारलू एम्पायर के सोल मास्टर्स को अस्टॉनिश कर दिया। ये नाम सुनकर उन्हें शॉक हुआ। उसने केवल एलीट यूथ सोल मास्टर टूर्नामेंट में श्रेक एकेडमी और टैंग सेक्ट को सक्सेसिव विक्ट्रीज नहीं दिलाई। स्पिरिट पगोडा की स्थापना ने उसे सोल मास्टर्स की दुनिया में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बना दिया। वह एलीट यूथ सोल मास्टर टूर्नामेंट में 2 बार चैंपियन बना, लेकिन ये केवल युवा सोल मास्टर्स के बीच बड़ी बात थी। स्पिरिट्स का अस्तित्व पूरी सोल मास्टर्स की दुनिया को प्रभावित करता था। भविष्य में ये बड़े स्केल पर प्रभाव डाल सकता था। स्टारलू एम्पायर के सोल मास्टर्स ने तेजी से कदम बढ़ाए ताकि शुजुजू के साथ पेस बना सके। वे उस व्यक्ति को देखना चाहते थे जिसने स्पिरिट भगोड़ा की स्थापना की थी। योर हाइनेस, होयुहाओ ने तेजी से कदम बढ़ाए और शुजुजू को प्रणाम किया। उसने मुस्कुराया और हल्का सा सिर हिलाकर एक्नॉलेजमेंट दी। यद्यपि वह स्टारलू एम्पायर का था, फिर भी वह सी गॉड्स पवेलियन का सदस्य था। प्रिंसेस के सामने भी वह एक्स्ट्रावेगेंट तरीके से ग्रीटिंग नहीं करेगा। ये श्रेक एकेडमी की ताकत थी। मैंने नहीं सोचा था कि आप यहाँ होंगे। पोयोहा को देखकर सुजुजू ने महसूस किया कि वह कितना अमिएबल था। उसकी आंखें इस समय बहुत चमक रही थीं।
नैंचू पीछे खड़ी होकर मुस्कुराई और बोली, "ये आदमी कोई गहना है क्या? वह जहां भी जाता है, लोगों का ध्यान क्यों खींच लेता है?" ये गाय ने धीरे हंसते हुए कहा, "वह ध्यान आकर्षित नहीं करता, उसकी एबिलिटीज करती है।" हुईहाओ ने सुजू से कहा, योर हाइनेस, हम सी गॉड्स पवेलियन के निर्देश पर यहाँ आए हैं। हम चाहते हैं कि हम एम्पायर को उसके दुश्मनों से बचाने में मदद कर सकें। यह वह पत्र है जिसे एल्डर श्वान ने व्हाइट टाइगर ड्यूक को लिखा है। शुजू ने पत्र लिया, लेकिन खोला नहीं। वह मुस्कुराई और कहा, ठीक है, मैं इसे बाद में पहुंचाऊंगी। कृपया अंदर आएं। आप सभी स्टार लुओ एम्पायर के डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स हैं। उसने जेस्चर किया। हो युहाओ ने सेरेमनी नहीं की। वे बहुत थके हुए थे। बेहतर था कि वे जल्दी आराम करें। शुजू और युहाओ साथ साथ आगे बढ़े। स्पष्ट था कि उसने हो युहाओ को अपनी स्टेटस के बराबर माना। स्टारलो एम्पायर के सोल मास्टर्स नेचुरली टंग सेक्ट और टंग वुटोंग के साथ कैंप में आए। बिग डिपर डोलू और अन्य टाइटल डोलू ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखों में अस्टॉनिशमेंट दिखाई दिया। वे दोनों टाइटल डोलू थे और वे तुरंत समझ गए कि श्रेक एकेडमी का हर व्यक्ति एक्स्ट्रॉर्डनरी था। वे सभी कम से कम सोल एम्पर्स थे, कुछ सोल सेजेस भी थे, और ये सभी 20 साल के भी नहीं थे। ये अविश्वसनीय था। श्रेक एकेडमी ऐसे जीनियसेस को नर्चर करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करती है? वे हुओ युहाओ से सबसे ज्यादा शॉक थे। वह सबसे छोटा लग रहा था, लेकिन कोई भी उसे देखकर पता नहीं लगा सकता था। टाइटल डोलुओ होते हुए भी यह विश्वास करना मुश्किल था कि वे इतनी युवा सोल मास्टर को देख नहीं पाए जो 20 साल से कम उम्र थी। शुजी ने होयोहाओ और बाकी को सीधे अपनी टेंट में ले जाया। यद्यपि वह कमांडर नहीं थी, फिर भी मिलिट्री में उसकी महत्वपूर्ण स्थिति थी। कुछ लोगों ने तुरंत फल और स्नैक्स लाए। हुयुहाओ और बाकी को टेंट में ले जाने के बाद शिजुजू ने तुरंत किसी को व्हाइट टाइगर ड्यूक को बुलाने का आदेश दिया। इस छोटे से एक्शन से ही पता चलता था कि उसने हुयुहाओ को कितना हाई रिगार्ड दिया। श्रेक के सभी लोग भी आश्चर्यचकित थे कि शिजुजू ने हुयुहाओ को कितना सम्मान दिया। वह डोलू कॉन्टिनेंट की सबसे मजबूत एम्पायर की प्रिंसेस थी। तो चलिए आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। बाकी का हिस्सा हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।